तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेके। हमारा सीन फिर से वहीं शुरू होता है जहाँ पे बारिश हो रहा होता है। हमारा फोर्थ एल्डर सोच रहा होता है ये बात थोड़ी सी सीरियस है। सोचो वॉन्डिंग सेट जो ऑर्टिक्स मुरियम के सबसे बड़े सेट में से एक है वो यहाँ पर है। अभी कल लीडर इंसान जैसा मास्क पहने हुए हैं, लेकिन अगर ऑटर मोरिस एलायंस को पता चल गया कि वो कहीं घूम रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ बहुत संभल के रहना होगा। तभी फोर्थ एल्डर हमारे युवान को माइंड से बोलता है, कल्ट लीडर यहाँ काफी सारे आउटर मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनमें से ज्यादातर कोई खास नहीं लगता, लेकिन वहाँ जो टॉइस्ट खड़े हैं वो वॉन्डिंग सेट से हैं। अब हमें क्या करना चाहिए। तभी युवान अपने मन में सोचता है इस मौसम में घाटी के अंदर सर्च करना बहुत मुश्किल है, अगर हो सके तो ऑर्डर फैंसन के एरिया में किसी भी तरह का झगड़ा अवॉइड करना ही बेहतर होगा। इतना सोच के जवाब देता है कि हमें अपना प्रोफाइल को लो रखना है। अभी हॉबैंग आ रहा होता है बोलते हुए कि रेन तुरंत ही शुरू हो गया, और एल्डर बोल रहा होता है हॉबैंग को तुम जरा से भी सीरियस मत होना, अपने चेहरा को जैसा है वैसा ही रखो। तभी हॉबैंग आता है और बैठ जाता है टेबल पे। लगता है हॉबैंग और मूगियोम काफी नर्वस हैं उनके मुकाबले। मैंने सुना है कल लीडर पहली बार मुरीम में आए हैं, लेकिन फिर भी वो इतना शांत है कि समझ नहीं आता वो क्या सोच रहे हैं। उनका इतना निडर होना सच में काफी कमाल का है। तभी एक ओल्ड बुढ़ा आता है और बोलता है कि आप लोग क्या सिर्फ यहाँ पे खाना खाएंगे। तभी हमारा एल्डर जवाब देता है, नहीं, क्या आपके पास कोई खाली रूम है। तभी बुढ़ा बोलता है, नहीं, मुझे माफ करना, हमारे पास कोई खाली रूम बचा नहीं है। क्या तुमको लगता है इतना ज्यादा बारिश हो रहा है और रूम खाली मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक कमरा है जो थोड़ा छोटा सा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे किराए पर ले सकते हो। तभी अपना फुल टेलर मन में सोचता है, मैं कल लीडर को ऐसी जगह सोने नहीं दे सकता। तभी कोई आता है और बोलता है, अरे लगता है कमरे काफी नहीं है। तो इस्ट मुंह, क्या आप अपना कमरा इन्हें देने का सोच रहे हैं। आपके गेस्ट मुश्किल में लग रहे हैं। टॉइज्म फॉलो करने वाला हूँ तो मैं अपना कमरा देने से कैसे मना कर सकता हूँ। टॉइस्ट मुंह वर्डिंग सेट कह रहे हैं कि वो अपना कमरा छोड़ देंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं। फिर हमारा फोर्थ एल्डर उठता है और उनको बोलता है, मदद करने के लिए धन्यवाद टॉइस्ट मुंह। टॉइस्ट मुंह बोलता है, कोई बात नहीं, आखिर कहना है दुनिया में कहीं ना कहीं तो दोस्त मिल सकते हैं। लगता है तुम तीनों मार्शल आर्ट से जानते हो, इसीलिए फॉलो मार्शल आर्टिस्ट की मदद करना मेरा तो फर्ज है। लगता है कि उसे लग रहा है कि हम ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। तुम अपने यंग मास्टर की वजह से मुश्किल में हो ना, इसीलिए जो मैंने कमरा दिया है ना उसे बेझिझक यूज करो। तभी टोइस्ट मास्टर अपने हॉबैंग को आंख मार रहा होता है। हॉबैंग शॉक हो जाता है, उसके आंख मार को देख के काफी घबरा रहा होता है। अच्छा तो ये बात है। लगता है उसे हॉबैंग सबसे कमजोर फाइटर दिख रहा है, इसीलिए उसे लग रहा है कि वो हमारा लीडर है। माय लॉर्ड, वो टोइस्ट बंदा थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, कहीं वो एल्डर हवा की तरह परवट तो नहीं है। कर्ट लीडर डिवाइन फिजिकल से मिलने के लिए जो स्कारलेट जेट पैल्की चाहिए था वो स्पेशल डिस्पैच स्क्वाड के पास है, इसीलिए जब हम एबनोन स्वॉर्ड वैली में सर्च करेंगे तो पहले उन्हें ढूंढना प्रायोरिटी होनी चाहिए। तभी युवान बोलता है, बस उम्मीद है कि कल बारिश रुक जाए। तभी बूढ़ा आता है और बोलता है, शायद कल सुबह जल्दी बारिश रुक जाए। हॉबिन बोल रहा होता है, पर इतनी ज्यादा बारिश हो क्यों रही है। मुझे यहाँ बसे हुए 30 साल हो गए हैं, अभी रेनी सीजन नहीं है, इतनी बारिश बस थोड़ी देर की टेम्परेरी होती है। हॉबिन बोलता है, ओह तो अच्छी बात है ना ये, लेकिन क्या तुम लोग अभी एबनोन स्वॉर्ड वैली जाने का सोच रहे हो। इतना बोलते कोई बगल वाला खा रहा था और हमारे ग्रुप की तरफ देख रहा होता है। तभी युवान सोचता है, एबनोन स्वॉर्ड वैली का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग चुप हो गए। तभी बूढ़ा बोलता है, मैं तुम्हारी सिर्फ फिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए प्लीज एबनोन स्वॉर्ड वैली मत जाना। हॉबिंग बोल रहा होता है, क्या कहा आपने। तभी बूढ़ा आगे बताता है, जो लोग रिसेंटली उसके अंदर गए हैं अभी तक बाहर नहीं आए, मैं बस इतनी सलाह दे रहा हूँ कि कोई भी लापरवाही मत करना। तभी हमारा एल्डर अपने मन में सोचता है, ये तो थोड़ा अजीब है, स्पेशल डिस्पैच स्क्वाड अलावा किसी और के एबनोन स्वॉर्ड वैली में गायब होने की हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। तभी हमारा एल्डर पूछता है, बुजुर्ग जी, क्या आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। ओल्ड मैन बताता है, ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, तुम लोगों जैसे कुछ मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आए थे। लोगों ने उन्हें वैली के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी उन्हें जिंदा बाहर निकलते नहीं देखा। ये सुन के अपनी टीम थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी युवान आगे पूछता है, आखिर उनके साथ हुआ क्या। ओल्ड मैन बताता है, क्या तुम्हें लगता है हर कुछ मुझे पता होना चाहिए। और जाते बोलता है, जो भी हो बाद में ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। बारिश रुकने के बाद वहाँ पक्का घना कोहरा छाएगा, इसीलिए वैली के अंदर जाकर बेकार में अपने मरने के बजाय जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। अभी काफी लोग हमारे बात सुन रहे हैं, इसलिए बाद में अलग से ओल्ड सर से डिटेल पूछ लेंगे। कट लीडर, खाना खत्म करके आराम कीजिए, ठीक है। जिंजा, मुझे लगता है उस आदमी के साथ कुछ तो हुआ है, क्या इन ओनर इस बारे में कुछ पता होगा। अभी जल्दी कोई कंक्लूजन मत निकालो, लगता है एबनॉन स्वॉर्ड वैली में सच में कुछ हुआ है। इनके अंदर डोर से बातें सुनने वाली टेक्निक चल रही है। अभी ये कहना जल्दी होगा कि एग्जैक्टली क्या है। वाइस सेक लीडर इतनी आसानी से हार जाएगा ये मुमकिन नहीं है, हम प्लान के हिसाब से ही सर्च करेंगे, समझ गए। ये अजीब है, क्या इसीलिए कि उनके पास वो आइटम नहीं था। मुझे ऐसा नहीं पता, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि आइटम न होने की वजह से कोई कभी भी नहीं मरता।
तो मेरा क्या डिवाइन फिजिकन के साथ कुछ हुआ है? तुम्हें पता है कौन डिवाइन फिजिकन की प्रोटेक्शन में है? हाँ, ये बात तो सही बोला आपने। ये लोग बहुत ज़्यादा ही अगर रात के बीच बारिश रुक जाए तो हमें तुरंत निकलना चाहिए। जिस आइटम की वो बात कर रहे हैं वो डिवाइन फिजिकन से मिलने वाली स्कारलेट जेट पॉल की तो नहीं है। डिवाइन फिजिकन पक्का एब्रोन स्वॉर्ड वैली में ही है, लेकिन फिर भी एल्डेरियन और डिस्पेच स्क्वाड अचानक गायब कैसे हो गया? आखिर एब्रोन स्वॉर्ड वैली में हुआ क्या है? उनकी सेफ्टी की चिंता है, लेकिन फिलहाल सबसे बेहतर होगा कि आज रात थोड़ा आराम कर ले ताकि कल सुबह निकल सके। वार्डन सेट ने जो कमरा दिया है वो हमारे लिए यूज करेंगे और हम रुको जरा, इन कीपर कह रहे हैं कि कमरा काफी छोटा है, इसलिए हम तीनों का एक ही कमरे में रहना ठीक नहीं होगा। ये क्या बात हुई? जरूरी है कि हमारे लोड कमरा अकेला यूज करें? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का अहम एक छोटे कमरे में किसी औरत के साथ रहना ठीक होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मून ग्यू हमारे लॉर्ड के साथ उसी कमरे में रहे और बॉडीगार्ड का काम करे? आखिर किसी का हमारे लीग के साथ रहना ज्यादा सेफ नहीं होगा, बजाय इसके कि उन्हें अकेला आराम करने दिया जाए। ठीक है मून, मेरा मतलब मून ग्यू हमारे लॉर्ड के साथ ही रहना। फिर मून बोलती है रुको रुको, तभी हॉबैंग वहां से जा रहा होता है चिढ़ाते हुए। चलो चलो तुम लोग जल्दी जल्दी अपना रूम यूज करो। मून अपनी शर्मा रही होती है और फिर अपना हॉबैंग आंख मारता है अपने युवान को और सोचता है कल लीडर का नंबर 1 वेसल हाओबेंग ना तुम दोनों के लिए मौका तैयार कर दिया है, कृपया अच्छी रात गुजारना। वाह रे वाह, हमारा युवान उसको गाली दे रहा होता है, मून अपनी शर्मा रही होती है। फिर दोनों कमरे में जा रहे होते हैं और अपने युवान शर्मा रहा होता है। मून अपने मन में सोच रही होती है हम पहले भी डिमोनिक आर्ट्स एकेडमी में एक ही कमरे में रह चुके हैं, फिर भी पता नहीं दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। लगता है खुद को शांत करने के लिए मुझे शूटर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। युवान बोलता है तो फिर अंदर चले। मून फिर घबरा के बोलती है यस। दोनों लोग जैसे ही गेट खोलते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि सिर्फ यहाँ तो एक ही बेड है। मून बोलती है मुझे लगता है उसने कोई गलती की दी होगी, रुकिए मैं मिल के आती हूँ कल्ट लीडर। मैं जाकर उनसे कहूंगी कि हमारे लिए रूम चेंज कर दे। बहुत तेज भाग रही होती है। युवान रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक का वो जा चुकी होती है और अपने दिल को पकड़ के बोलती है मुझे बहुत घबराहट और टेंशन हो रहा है। और मन में सोचती है जब कोई अपनी पसंद के इंसान के साथ अकेला आइसोलेटेड जगह पर रह जाता है तो इतनी घबराहट होती है क्या? खैर जो भी हो, हम दोनों एक ही बेड पर साथ सोना ठीक नहीं लगता है ट्विस्ट मून ने हमें डबल बेड वाला रूम दे दिया है। तभी मून जाके गेट पीट रही होती है और बोल रही होती है मुझे रूम के अंदर हॉबिंग की प्रेजेंस महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा खोलने के जवाब क्यों नहीं दे रहा? मून फिर और जोर से गेट पीट रही होती है, हॉबिंग चिल्ला रही होती है। हॉबिंग बाहर आता है और बोलता है आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मून बोलती है मुझे लगता है जो रूम हमारे लीग के लिए होना चाहिए वो गलत रूम है, उसमें तो सिर्फ एक ही बेड है। तभी हॉबिंग जवाब देता है अच्छा तो ऐसी बात है, वहाँ सिर्फ एक ही बेड है। और अपने मन में सोचता है ओ समझ गया। इतना ही सोच रहा होता है तो मून उसे टोकती है और बोलती है हॉबिंग जैसा तुमने अपना फेस बना रखा है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हॉबिंग जवाब देता है नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, लेकिन हमारे पास इस रूम में भी सिर्फ एक ही बेड है। मून गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो है ना? हॉबिंग जवाब देता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में यहाँ सिर्फ एक ही बेड है। और हाँ इसीलिए मैं जमीन पर सो रहा हूँ क्योंकि सर यंग अभी सो रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें जगा दूं? मून काफी गुस्सा के उसको गाली दे रही होती है कुत्ता कमीना हरामी। हॉबिंग परेशान हो रहा होता है, तभी मून वहां गुस्से से चल जाती है। हॉबिंग पीछे से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है बाद में तुम तो मेरे को थैंक यू बोलोगे। और हमारे यंग एल्डर बोलते हैं इस बार के लिए मैं ये बात जाने देता हूँ हॉबिंग। हॉबिंग बोल रहा था हाँ हाँ यस सर, और काफी हंस रहा होता है। तभी मून आती है और टेंशन में होती है और अपने मन में सोच रही होती है मैं आखिरकार क्या करूं, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मुझसे रूम के अंदर जाने का हिम्मत ही नहीं हो पा रहा। तभी युवान अचानक से गेट खोलता है और बोलता है क्या उन्होंने कहा था कि वो हमारे लिए रूम चेंज कर देंगे? मून बताती है नहीं, उनके पास जो रूम है उसमें भी सिर्फ एक ही बेड है। तभी युवान बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है अभी के लिए तुम अंदर आ जाओ। मून बोलती है ठीक है। युवान बोलता है तुम बेड ले लो, मैं आज रात के लिए मेडिटेशन के लिए लोटस पोजीशन में बैठूंगा। मून को समझ नहीं आ रहा होता है। तभी युवान शर्मा के बोलता है तुम बेड पर ही सो जाओ। इतना सुन के मून अपने मन में सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, क्या वो अभी शर्मा रहे थे जबकि वो नॉर्मली इतना बोल्ड और कूल हेडेड होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करते हैं? चलो ठीक है फिर जल्दी सो जाओ, लेकिन फिर भी अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ सच में। फिर मून कपड़ा उतार रही होती है, बोल रही होती है ठीक है फिर। युवान थोड़ा देख के शर्मा जाता है और पीछे हो जाता है। क्या आप ह्यूमन फेस मास्क पहने ही रखोगे क्या? इतना बोल के युवान पीछे देखता है मून को और हम मून को देखते हैं। वो भाई साहब क्या ही दिख रही हो भाई, हूर की परी एकदम, तुम लोग भी देखो ठरकी लोग। तभी युवान बोल रहा होता है ओ हाँ ठीक है फिर मून उसके फेस पे अपना हाथ ले जाती है और तुरंत उसका मास्क उतार देती है और बोलती है मैंने आपको पहले ही बताया था ना ह्यूमन फेस मास्क को रोज चिपकाने वाला ग्लू लगाना पड़ता है। तभी युवान अपना मन में सोचता है ये मुझे याद दिलाता है जब हम पहली बार मिले थे, शायद सब कुछ तभी से ही शुरू हो गया था। तभी मून कुछ पूछती है हमारे युवान से
कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इतना सुन के युवान शर्मा जाता है। मून उसको देख रही होती है गौर से। माहौल एकदम शांत भरा होता है। युवान घबरा रहा होता है, हाँ डैड वेट जो भी बोल रहा होता है। तभी मून अपने मन में बोल रही होती है उनकी माँ के गुजर जाने के बाद उन्हें कभी ऐसा प्यार नहीं मिला, इसीलिए शायद वो हमेशा ऐसे इमोशन दिखाने में शर्मा रहे हैं। तभी युवान मून का गाल पकड़ लेता है और बोलता है, जब से हम पहली बार मिले थे तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। इतना सुनते मून हैरान हो जाती है और शांत रहती है। दोनों में एकदम शांति भरा जाता है। युवान मून का नाम लेता है और दोनों हाथों से उसका गाल पकड़ता है। बीच में हमारा नैनो टपकता है और बोलता है, यूजर के हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। अबे जान भाई, हम लोग कुछ और देखना चाह रहे हैं, तू क्यों टपक रहा है। फिर हम देखते हैं दोनों के एक दूसरे काफी करीब आ चुके होते हैं। युवान बोलता है, नैनो चल मेरे को परेशान मत कर और म्यूट हो जा। हम दोनों को फिर उसके बाद किस करते हुए देख रहे होते हैं। राइटर हमारी जला रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सबको। तभी हमारा सीन हॉबिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, जहाँ वो खर्राटा ले रहा होता है। तभी हमारा एल्डर यंग उठता है और सोचता है अपने मन में, अब लगभग आधी रात हो चुकी है, इसीलिए सब लोग सो रहे होंगे। इतना ही बोलते हैं वो गेट खोलता है और सामने देख के थोड़ा सोचता है कि ओल्ड मैन यहाँ पे क्यों नहीं है। उसका बिस्तर बिखरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई आया था। वो कहाँ गया है। बारिश थोड़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन मुझे अपनी सेंस और एक्सटेंड करनी होगी। फिर हमारे एल्डर को उसका सेंस होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। फिर वहाँ जाता है और धीरे से बातें सुनने लगता है और मन में बोलता है, मुझसे पहले यहाँ कोई आ चुका है। हाँ, क्या वो ऑरेंज जेट टैबलेट है जो डिवाइन फिजिकल से मिलने के लिए चाहिए होती है। मुझे इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनकी बातचीत खत्म नहीं हो जाती। इतना ही हमारा एल्डर यांग बोलता है तो बूढ़ा जब तक का सामने वाले के सिर को अपने एनर्जी अटैक से मार देता है। हमारा एल्डर थोड़ा हैरान हो जाता है और हम उसका सीन देखते हैं जिसने अपने एनर्जी से मार दिया था। एल्डर यांग अपने मन में बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा था उसे मार्शल आर्टिस्ट आती नहीं है, लेकिन वो तो एक्सपर्ट निकला। इतना बड़ा एक्सपर्ट कि मुझे जरा से भी खबर तक नहीं हुआ। फिर बूढ़ा जेब टेबलेट खाता है और बोलता है, इस एक चीज को हासिल करने में मैंने बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। अब क्या मैं तुम चूहे से शुरू करूं। इतना बोलते हमारा एल्डर यांग डर जाता है और बूढ़ा तुरंत उसके पास आ जाता है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन एल्डर यंग उसको स्वॉर्ड से एक अटैक करके उसको पीछे ढकेल देता है। बूढ़ा बोलता है, तुम बहुत तेज हो जो तुमने मुझे इतना जल्दी कैचअप कर लिया। लगातार झुक के चलते रहने की वजह से मेरी कमर दुख रही थी, तुम्हारी वजह से अब काफी बेहतर लग रही है। फिर हमारा एल्डर यांग पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। बूढ़ा बताता है, अच्छा तो मैं कौन हूँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं इस होटल का मालिक हूँ। एल्डर यांग अपने मन में सोचता है, क्या उसने कोई स्किन मास्क पहना है, और जवाब देता है, ये तुम्हारी घटिया बातें मत करो। और तुरंत ही ओल्ड मैन अपने एल्डर यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन एल्डर यंग हैरान हो जाता है उसकी ताकत को देख के। और फिर ओल्ड मैन तुरंत हमारे एल्डर यंग को फिर से अटैक करने जा रहा होता है अपने टेक्निक से। एल्डर यंग उसको स्वॉर्ड से अटैक करके दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तब तक कि बूढ़ा हमारे एल्डर यंग के पास आ जाता है और एल्डर यंग जैसे डॉज करता है तब तक कि ओल्ड मैन उसके पैर पे अटैक कर देता है। फिर हमारा एल्डर यंग जमीन पे हाथ रख के बैलेंस करता है और उस अटैक से बचने की कोशिश करता है और अपना स्वॉर्ड अटैक करके पीछे कर देता है अपने बूढ़े को। तभी एल्डर यंग हाँफ रहा होता है। बूढ़ा बोलता है, तुम वाकई में पूरी कोशिश कर रहे हो क्या। तुमने सोच में लगता है कि वो खोखले लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तुमने तो उल्टा और ज्यादा लाशें ही मनाती है। एल्डर बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा ही सोचते हो। ओल्ड मैन बोलता है, तुम कितना दिखावा करते हो। इतना बोल के हमारे एल्डर यंग भी तुरंत अपने टेक्निक से अटैक कर देता है। एल्डर यंग बोल रहा होता है कि मुझे इनमें से एक को, असली वाले को अटैक करना पड़ेगा। तभी एक पे अटैक करता है, लेकिन वो नकली रहता है। ओल्ड मैन बोलता है, कितनी बेकार बात है, और तुरंत अपने टेक्निक से अपने एल्डर यंग को घायल कर देता है। और आगे बोलता है ओल्ड मैन, लगता है ये हमारा छोटा सा गेम अब खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें सीधा आफ्टर वर्ल्ड भेज देता हूँ। इतना जैसे ही बोलता है वो थोड़ा देर हैरान हो जाता है। तभी उसके पास से अटैक गुजर के निकलता है और हम देखते हैं हमारा युवान आ जाता है, जिसे देख के एल्डर काफी खुश रहता है। तभी युवान अपने मन में बोलता है कि ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदा नहीं है जो यहाँ इस हाउस का मालिक है। तभी ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, समझ आया, उसने इनके पास अटैक इसीलिए किया था ताकि उसे बाहर निकला जा सके। मुझे लगा था वो सिर्फ एक यंग मास्टर है जो बेवकूफ है। क्या वो अपनी पावर इतनी देर से छुपा रहा था। तभी युवान उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी ओल्ड मैन पीछे देखता है और बोलता है, तुमने अपनी जान तो बचा ली। इतना बोलते ही वो भागने लगता है। युवान बोलता है, आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे थे, और तुरंत ओल्ड पे अटैक करता है जिसे ओल्ड मैन डॉज कर लेता है। एल्डर यंग बोलता है,
हम उसे चेज नहीं कर सकते मेरे लॉर्ड। युवान ये सुन के काफी गुस्सा आ रहा होता है और एल्डर पे देखता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर वो है कौन। इस बात को देखते हुए कि मैं उसका एग्जैक्ट लेवल समझ नहीं पा रहा, वो कम से कम मेरे बराबर लेवल तक तो है ही, या फिर शायद मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। टुकता बोलता ही एल्डर यांग को अपने साथ उठाता है और बोलता है, मैं जख्म पर प्रेसेस लगा दिया है, चलो अंदर चलते हैं और इसे ठीक से चेकअप करवा लेते हैं। एल्डर बोलता है, थैंक यू मेरे लॉर्ड। फिर दूसरा आदमी आता है और बोलता है, टाइजुअन आखिर यहाँ हुआ क्या। हमारा एल्डर यांग बोलता है, हम पर अटैक कर दिया गया था, मैं अपने घोड़ों का ख्याल रखने जा रहा था, तभी उस ओनर ने वो बुढ़ा आदमी एक आदमी को मार डाला। क्या मर्डर हो गया। तभी बाकी लोग भाग कर आते हैं और अपने साथी को चिल्ला रहे होते हैं जो मर चुका होता है, और अपने मन में बोलता है, उसके साथ क्या हो गया, वो तो हाउस ओनर से इंफॉर्मेशन निकालने वाला था। फिर हमारा यल्डर यांग से पूछता है, क्या तुमने पूरा यकीन है कि वो ओनर ही था जो जेंग नीन को जो मार दिया। हमारा एल्डर यांग बताता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब तुम सब बाहर आने वाले थे तब वो वैली की तरफ भाग गया। फिर वो अपने साथी को बोलता है, आइटम चोरी हो गई है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। तभी बाकी लोग बोलते हैं, यस सर। फिर वहां से सभी के सभी निकल जाते हैं। दूसरा बोलता है, आखिर याशीन के साथ हुआ क्या है, और अपने मन में सोचता है, जिस बूढ़े आदमी को मैं सालों से जानता था वो मार्शल आर्टिस्ट का मास्टर निकला और उसने एक कस्टमर को मार भी दिया। मैं तो बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहता था, लेकिन हम खुद ही लाशें बनाने वाले थे। अपना युवान बोलता है, खून काफी ज्यादा बह रहा है, लगता है तुम्हें अंदर ले जाना होगा। दूसरा वाला बोलता है, ठीक है मैं इसमें मदद कर देता हूँ। तभी कोई किसी को सेंस करता है और बोलता है, क्या तुमने उसे देखा। हाँ मैंने जरूर देखा, वो जरूर एक मास्क था, बारिश की वजह से थोड़ा सा बिगड़ गया है, शायद ये ही वो लोग हैं जिन्होंने उस बुढ़े आदमी और कस्टमर पर अटैक किया था। नहीं तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता, मरे हुए आदमी पे साइबर की टेक्निक से अटैक किया गया है, जबकि ये दोनों तो स्वॉर्ड यूज करते हैं। अबेंडेड स्वॉर्ड वैली में फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है। इतना बोलते ही हमारा सीन वापस होटल का होता है, जहाँ पे युवान अपने मन में सोचता है, लगता है वार्डन सेट के पैसेज से सुबह सुबह चुपके से निकल गए, क्या ये कल रात जो हुआ उसकी वजह से था। तभी हमें ओल्ड मैन का सीन बताता है, जो बता रहा होता है, मैं मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, सच बोल रहा हूँ। 1 महीने पहले वो लगभग 5 दिन के लिए गायब हो गए थे और फिर वापस आ गए। मुझे लगा कुछ तो थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन उसका नेचुरल पहले से ही करीब था, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। युवान अपने मन में सोचता है, 5 दिन, हाँ शायद उतना ही टाइम लगा होगा उस बुढ़े के चेहरे से मार्क्स बनाने में। सीनियर, ये बिल्कुल वही टाइम पीरियड है जब हमारा उससे कांटेक्ट कट हुआ था। ये सब हमारा युवान भी सुन रहा होता है और वो लोग अपना आगे बात कर रहे होते हैं आपस में। लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए, हमारा युवान मन में सोचता है। लगता है वो लोग जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं, शायद ये पहले मेंशन किया गया उस आदमी से रिलेटेड है। वैसे भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि लगता है वो एडनोन स्वॉर्ड वैली की ही तरफ जा रहे हैं। फिर हॉबिन बोलता है, ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ अपने हॉर्स को लेने। एल्डर यंग बोलता है, ठीक है तुम जाओ। तभी हॉबिन जा रहा होता है और देखता है हमारे युवान को और मून को जो एक दूसरे से मस्ती कर रहे होते हैं। हॉबिन उसको देखता है और खुश हो जाता है और बोलता है अपने मन में, मुझे लगता है लॉर्ड आप एक दिन जरूर मुझे थैंक यू बोलेंगे, और आप इस तरह से लव में पड़ चुके हैं ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे श्योर नहीं लग रहा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ घास इतनी ज्यादा उगी हुई है कि घोड़ों पर चढ़ना भी मुश्किल हो गया है। फिर युवान अपने मन में सोचता है, मैं लगातार अपनी सेंसेस अलर्ट रखा हुआ हूँ ताकि किसी भी प्रेजेंस महसूस कर सकूं। ये तो भूसे के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है। तभी नैनो अपना मैप स्कैनिंग 5% तक कंप्लीट कर चुका होता है। युवान बोलता है, अच्छा सिर्फ 5%, आखिर इतना स्लो क्यों है। तभी हॉबैंग बोल रहा होता है, लगता है हमें राइट के साइड जाना चाहिए। तभी युवान उसे टोकता है और बोलता है, नहीं हमें लेफ्ट के साइड जाना चाहिए। तभी हॉबेन बोलता है, ठीक है। युवान अपने मन में बोलता है, कम से कम नैनो की वजह से हम भटकेंगे तो नहीं। तभी युवान को कुछ सुनाई दे रहा होता है। तभी एल्डर यांग बोलता है, क्या आपको कुछ फील हुआ। तभी बाकी लोग हैरान रहते हैं और हॉबेन बोल रहा होता है, क्या हमें कुछ समझ नहीं आया। तभी युवान बोलता है, कोई हमारे बिल्कुल पास है तो ध्यान से रहना। एल्डर बोलता है, ठीक है। हॉबिंग बोल रहा होता है, अच्छा तो वो आखिर किस डायरेक्शन में होगा। तभी बाकी लोग जा रहे होते हैं। अपना युवान मन में सोचता है, ये और स्ट्रांग होता जा रहा है, बिल्कुल तेज चुभने वाली स्प्रिट जैसा लग रहा है। तभी हॉबिंग स्मेल करता है और युवान को बताता है कि मुझे खून की बदबू आ रही है। युवान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। और तुरंत वो लोग जाने लगते हैं बहुत तेजी से, और हम देखते हैं सभी की डेड बॉडीज जो पड़ी होती है। युवान अपने मन में बोलता है, अच्छा तो ये वही लोग हैं जो कल रात बुड्ढे के पीछे पड़े हुए थे, क्या उसका सामना इन लोगों से हुआ। लॉर्ड मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो कल रात
ओनर हाउस को देखे थे। इनकी मौत को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब वो उस बुड्ढे के पीछा कर रहे थे तो बारिश हो रही थी और इन ब्लड स्टेन को देखकर लगता है कि बारिश में रुकने के बाद इनकी मौत हुई है। फिर युवान नैनो से बोल के स्कैन करवा रहा होता है। नैनो स्कैन करके बताता है खून जमने की कंडीशन और मसल की हार्डनेस को देख के लगता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इनके मरने में लगभग 1 घंटा हो चुका है। तभी युवान अपने मन में सोचता है अगर 1 घंटा हुआ है तो ज्यादा देर नहीं हुआ है, लेकिन विलन तब तक का काफी दूर जा चुका होगा। लेकिन ग्रुप में पक्का 3 लोग थे, आखिरी वाला कहाँ गया? उनके मार्शल आर्टिस्ट का लेवल को देखते वो अकेला सक्सेसफुल तरीके से भाग नहीं सका। तभी एल्डर यंग युवान को आवाज देता है और बताता है कि यहाँ पे 2 लोगों का फुटस्टेप मिला है। मुझे लगता है बारिश पूरी तरह सूखी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पीछे रह गया होगा और पैरों के निशान जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी तो यही लग रहा है। यही वो जगह है जहाँ हमें रिसोनेंस महसूस हो रही थी। चलो इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है यंग लॉर्ड, हम कुछ समय के बाद दिख रहे होते हैं। अब हम पत्थर पर आ गए हैं, इसीलिए पैरों के निशान खत्म हो गए हैं। अब हमें उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। वाह, मुझे पता नहीं था कि ऐसी किसी जगह को एग्जिस्ट करती भी होगी, एक माउंटेन जो कि पत्थरों से बना हुआ हो। युवान अपने मन में सोचता है यही वो डायरेक्शन होगा जहां से ये रिसोर्स आ रही है। तभी हम माउंटर पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं जहां पे दोनों लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं आखिरकार, और हम उसको देखते हैं जो कि लिखा होता है स्वॉर्ड। तभी हॉबैंग दोनों को पीछे से देखता है और चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, लॉर्ड आगे तो सीधा खाई है और आगे एक भी कदम मत बढ़ाइए। तभी मुन बोलती है, अरे ये तो बहुत ही गहरा है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। रुको जरा, ये तो जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूँ उतना ही कांप जाता हूँ। ये स्वॉर्ड शायद ये दिखाने के लिए लिखा गया है कि स्वॉर्डमैनशिप में वो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये हैंडराइटिंग मैंने कहीं देखी है, ऐसा लगता है जैसे। तभी मुन जोर से चिल्ला के बोलती है, लॉर्ड जरा इधर तो देखिए, उस शब्द के नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये क्या है आखिर? ये तो बहुत सारी वर्ड है। इसे देखकर युवान शौक रहता है और अपने मन में बोलता है, मुझे समझ आ गया कि रिजॉन्स की रीजन क्या है। पत्थर पर लिखी हुई उस शब्द से निकलने वाली एनर्जी तलवारों को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जिससे साउंड वेव पैदा हो रही थी। वो शब्द काफी टाइम से वहाँ लिखा हुआ लगता है, लेकिन अभी भी उसमें एनर्जी बची हुई है। इवोल्यूटरी रेल्म तक भी इसे हैंडल करना काफी नहीं होगा। तभी एल्डर यंग बोलता है, मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है आसपास। युवान बोलता है, क्या प्रेजेंस? हाँ, वो सही बोल रहा है, लगता है लोकेशन उस स्टोन वाले के पास है, पर वहीं से क्यों? हॉबैंग, हाँ हाँ, आवाज नीचे रखो और अलर्ट रहो और चुपचाप फॉलो करो। ओके, ये क्या, ये जगह क्या यही डिवाइन फिजिकल होता है? शायद, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी गुफाएं हैं, मुमकिन है ज्यादातर फेक हो। मुझे अपनी सेंस और शार्प करनी होगी। वहाँ मैंने भी वही महसूस किया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है लॉर्ड, हमें ये गैप जम करके पार करना पड़ेगा। लेकिन ये खाई कम से कम 3 मीटर बड़ी लग रही है। हॉबैंग सिर्फ अल्टीमेट पीक लेवल पर है और मून पीक लेवल पर। ये डिस्टेंस उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा है, जरा सी भी गलती हुई तो सीधा नीचे गिर के मौत हो जाएगी। क्या तुम हॉबैंग को उठाकर इस गैप को जंप करके पार कर सकते हो? तभी एल्डर बोलता है, हाँ। मून, क्या तुम्हें लगता है तुम ये गैप को जंप करके पार कर पाओगे? तभी मून अपने मन में सोचती है, हाँ मुझे लगता है इतना डिस्टेंस तो हो जाना चाहिए। तभी युवान शर्माते हुए बोलता है, अगर ज्यादा मुश्किल है तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर जंप कर लूंगा। ये बात सुन के मून हैरान होती है और बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे उठा लो, क्यों नहीं मुझे उठाओ पीठ पे। और हम देखते हैं युवान मून को उठा चुका होता है और बोलता है, ठीक है कस के पकड़ लो, मैं जंप करने वाला हूँ। मून बोलती है, ठीक है। तभी युवान वहां से जंप करता है ऊपर और पार कर देता है खाई को। हॉबैंग बोल रहा होता है, प्लीज मुझे अच्छे से लेके जाना है। एल्डर अपना मुंह बना लेता है। एल्डर बोलता है, ठीक है हॉबैंग, चलो मेरे पीठ पर आ जाओ। हॉबैंग बोल रहा होता है, क्या आप मुझे उस तरीके से नहीं पकड़ोगे? ठीक है फिर रुक जाओ। फिर वो पीठ पे बैठ जाता है और हम देखते हैं एल्डर यंग इतनी तेज कूदता है कि उसका मुंह बिगड़ जाता है। और हम देखते हैं जंप पार कर चुका होता है। हॉबैंग का फील काफी खराब हो चुका होता है। हॉबैंग तुरंत नीचे गिर जाता है। एल्डर बोल रहा होता है अपने मन में, ये कैसी स्मेल है, कुछ जल रहा है लग रहा है। तभी युवान किसी चीज पे उंगली रख के नैनो को बोलता है कि आखिर ये है क्या चीज। नैनो एनालाइज कर रहा होता है मटेरियल को और बताता है, इसमें गन पावर मेड है 75%, न्यूट्रिशन मेड है 10% और सल्फर मेड है 15%। क्या गन पाउडर? क्या एक्सप्लोड पाउडर है क्या? हाँ सही बोल रहे हैं।
तभी युवान बोलता है कि आखिर यहाँ गन पाउडर क्यों है इस केव में? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है और मैं किसी का तो प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूँ जो यहीं पे है, लेकिन बहुत अंधेरा है और कोई लाइट भी नहीं है। तभी एल्डर बोल रहा होता है, लॉर्ड आखिर आप क्या करने का सोच रहे हैं? तभी युवान बोल रहा होता है, रुको तुम थोड़ा। तभी युवान नैनो से विजन मोड को एक्टिवेट कराता है, जो कि विजन मोड एक्टिवेट करने के बाद वो सामने सीधा देखता है और बोलता है नैनो को कि जूम कर दो। नैनो समझता है और जूम कर देता है और बोलता है कि वो उस ग्रुप का लास्ट आदमी था, पर ये तो मर रहा नहीं है। आखिर उसके मुंह में क्या है? क्या कुछ टॉर्च रखा है? तभी युवान थोड़ा हैरान होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमारा देखते ही युवान के सबको पीछे भागने को बोल रहा होता है। बाकी लोग हैरान होते हैं, युवान लेकिन तब तक उनको पीछे फेंक चुका होता है और वो नीचे जाके सीधा गिरते हैं। और तभी हम विस्फोट को देखते हैं और मून काफी शॉक रहती है और हम देखते हैं जलता हुआ बॉडी को गिरता हुआ। तभी हमारा फ्लैशबैक होता है, तुरंत मन में सोच रहा होता है कि मून और बाकी सब लोग खतरे में हैं और सभी को चिल्ला के बोलता है सब के सब बाहर जाओ। तभी युवान अपने एनर्जी से सभी को पीछे ढकेल देता है और खुद विस्फोट के चपेटे में आ जाता है, जिसे मून देख के हैरान थी। और मून तुरंत रुकती है और तुरंत पास जाती है खाई के और देखती है जलता हुआ युवान नीचे जा रहा होता है और जोर से चिल्लाती है और रो रही होती है और वो भी कूदने जा रही होती है, लेकिन एल्डर उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम आखिर करने का क्या सोच रहे हो? मून बोलती है मुझे छोड़ दो, मुझे भी वहां जाना है करके रोते हुए। तभी एल्डर एक जोर से चाटा मारता है और बोलता है तुमको क्या लगता है लॉर्ड ने अपने आप को सिर्फ हमारे लिए अपने आप को खुदकुशी पे डाला और तुम चाहती हो कि लॉर्ड का जो सेक्रीफाइस है वो बेकार हो जाए? तभी मून रो रही होती है और नीचे बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है हमने अभी तो एक दूसरे को करीब से जाना था। ओबेंग भी रो रहा होता है। एल्डर अपने मन में सोचता है मुझे ही उसके पीछे जंप करना चाहिए था, लेकिन मैं इस जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता जो लॉर्ड ने खुद को कुर्बान करके मुझे बचा लिया। तभी कोई आता है और बोलता है सच में ये तो काफी जबरदस्त फायदा हुआ। इसको सुन के बाकी लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ से निकलता हुआ आ रहा होता है, तुम लोग मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। तभी एल्डर बोलता है आखिर तुम, और हम देखते हैं वो बूढ़ा होता है और बोलता है बूढ़ा अगर वो एक आदमी भी है यहाँ होता तो काफी अनोइंग हो जाता। कितनी कमाल की बात है, बिना कुछ किए वो सीधा खाई से गिर गया। तभी मून काफी गुस्से में बोलती है तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी। ओ अभी थोड़ी देर पहले तुम बिल्ली की तरह रो रही थी, लेकिन लगता है तुम काफी जिद्दी टाइप की हो। लेकिन अपना पावर रिलीज करते हुए बोलता है ये जिद ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। और तुरंत ओल्ड मैन हमारी टीम के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं युवान को, जहाँ पे नैनो उसका स्किन को रीजनरेट कर रहा होता है। युवान अपने मन में सोच रहा होता है नैनो की वजह से मेरी चोट और दर्द जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नैनो बताता है कि तुम्हारी गिरने की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो रही है और वार्निंग देता है। युवान बोलता है आखिरकार ये कितना गहरा हो सकता है? मुझे लगता है कि मैं सीधा खींचा जा रहा हूँ और ये कभी रुक नहीं पाएगा। इस स्पीड पर इम्पैक्ट के टाइम मेरा जिस्म टुकड़ों में टूट जाएगा, कोई चीज मुझे नहीं बचा पाएगी। तब तक का नैनो बता रहा होता है कि यूजर की हार्ट रेट काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। तभी युवान बोल रहा होता है क्या मुझे अपने इसी तरीकों को मरने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तभी किसी पे जाके टकराता है और टकराते टकराते नीचे गिर रहा होता है और युवान का फ्लैशबैक आ जाता है, जहाँ पे वो मून को बोला होता है और मून उसे काफी खुशी से देख रही होती है और बोलता है युवान कि नहीं मैं इस तरह नहीं मर सकता, लेकिन आखिरी नजर अगर इतनी उदास हो मैं उसे आखिरी होने नहीं दे सकता। तभी युवान आंख खोलता है और बोलता है हाँ ये तलवार, और तुरंत कुछ सोचता है और तुरंत घूम जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उससे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है प्लीज प्लीज रुक जाओ करके। तभी नैनो बताता है तुमने जो रोका है उसकी वजह से तुम्हारी शोल्डर डिस्पैच हो चुकी है। युवान बोलता है आखिरकार रुक गया। और नैनो आगे बताता है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है और सेल्फ हीलिंग शुरू किया जा रहा है। युवान अपने मन में सोचता है अब नीचे ज्यादा डिस्टेंट नहीं बचा हुआ है, इस हाइट से मैं अपनी एजिलिटी टेक्निक यूज करके सीधा जंप कर सकता हूँ और ठीक रहूंगा। तभी युवान सीधा नीचे कूद जाता है और बोलता है लगता है मार्शल आर्टिस्ट मुझे इमोर्टल नहीं बनाती, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे वापस खाई पर ऊपर चढ़ना होगा। तभी नैनो को बोलता है नाइट विजन एक्टिवेट करो। नैनो नाइट विजन को एक्टिवेट कर देता है और युवान बोलता है यहाँ तो बहुत सारी स्वॉर्ड है, लेकिन ये सब इतनी पुरानी और जंग लगी हुई है कि अब इन्हें तलवार को कहना भी मुश्किल है। तभी युवान थोड़ा शांत हो जाता है और पीछे पलट के देखता एबेंडेड स्वॉर्ड वैली से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जंगल में, जहाँ पे बूढ़ा अपने मन में सोच रहा होता है लगता है अब मेरा पीछा नहीं किया जा रहा है। वो फेमिनिस्ट बास्टर्ड अगर उसने जान की परवाह किए बिना मुझे मारने का इरादा से अटैक न किया होता तो मैं उन सब का काम तमाम कर देता। उसकी आंखें मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। खैर अब मुझे पता चल गया है कि वो कौन सी गुफा से निकला था, तो अब बस अपनी इंटरनल चोटों का इलाज करना है और उसके निशान ढूंढना है। तभी उसके सामने कुछ लोग आ गए होते हैं और जो कि ओल्ड मैन को रिपोर्ट करते हैं। स्वॉर्ड वार्डन लिन चुआंग ब्लेड स्वॉर्ड के मास्टर को प्रणाम करता हूँ।
तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ युवान अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे कपड़े आधे जल चुके थे इसलिए मुझे ये पहनना पड़ा, लेकिन मरे हुए आदमी के कपड़ा पहनना सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों हैं? लगता है सब अलग अलग टाइम पर मरे हैं और यहाँ बहुत सारे एबनॉन तलवार पड़ी हुई है। बीच में जो भयंकर विल विंड है उसके बिना भी वापस ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। क्या इसी वजह से इस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या यहाँ से निकलना का कोई और रास्ता नहीं है? फिर भी एक बार आसपास देख लेता हूँ। स्वॉर्ड के निशान, यहाँ लड़ाई के ट्रेस क्यों है? मैं तो एक्सप्लोज की वजह से गिरा था, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? पहले भी लोग यहाँ आए थे और लड़े थे। फिर युवान हैरान हो जाता है और शौक में बोलता है, ये स्वॉर्ड मार्क हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट, ये बिल्कुल वही है, बस कुछ स्वॉर्ड टेक्निक छोड़कर। तो ये निशान शार्प ग्रेवस्टोन से भी पहले के हैं। अब समझ आया हैंड राइटिंग पहचानने से क्यों लग रही थी कि फाउंटेन हेवनली डीमन की हैंड राइटिंग थी। कहा जाता है उसने सिचाओं और हॉबियों और अनोई प्रोविंस को कॉन्कर किया था, तो हो सकता है यहाँ किसी से लड़ाई हुई हो। लेकिन ये निशान पक्का सुप्रीम गॉड की टेक्निक से बने हैं और माना जाता है वो 500 साल पहले अपीयर हुआ था। तो क्या उसके भी एंसेस्टर थे? और ये मूवमेंट मैंने पहले भी कभी नहीं देखा। ये तो सुप्रीम साइबर गॉड की टेक्निक से सीखी हुई मेरी 6 मूवमेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। फाउंडिंग हेवनली डीमन के लास्ट मूवमेंट को छोड़कर बाकी सब लगभग बराबर लेवल पर है। क्या अजीब कॉन्फिडेंस है। नैनो ये सब स्कैन करो। नैनो बोलता है ठीक है, हाँ ये स्वॉर्ड मार्क बाकी सबसे अलग है, ये बार बार किए गए स्लैश से बना है, बिल्कुल वैसे ही फाउंडिंग हेवनली डीमन ने शार्प ग्रेव स्टोन पर किए थे। हाँ ये कैसे हो सकता है? उसने सारे स्वॉर्ड मार्किंग के नीचे ये क्यों लिखा? नैनो तुमने यहाँ के सारे स्वॉर्ड मार्किंग को कैप्चर कर लिया? नैनो बोलता है हाँ। तो क्या तुम उसे 3D वीडियो में बना सकते हो? नैनो बोलता है ऑल राइट ठीक है मैं बनाता हूँ, और वो 3D विजन बना रहा होता है युवान के सामने, और फिर फर्स्ट टेक्निक रिकॉग्नाइज करता है द स्वॉर्ड टेक्निक, और फिर तुरंत चेंज कर देता है स्वॉर्ड टेक्निक के मूवमेंट को। युवान हैरान में अपने मन में बोलता है यह एक ऐसी स्वॉर्ड आर्ट है जो इंसानी लिमिट से भी आगे निकल चुकी है। सुप्रीम साइबर गॉड की टेक्निक में स्वॉर्ड टेक्निक ऐड करके क्या यह हो सकता है कि फाउंडिंग हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट को सुप्रीम साइबर गॉड की टेक्निक के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे? और हमें दिखाया जाता है दूर से एबनॉन स्वॉर्ड वैली का सीन, जहाँ पे डिवाइन फिजिकन का शेल्टर पड़ा होता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये बोला होता है डिवाइन फिजिकन गेम रोजू ने। अब मैं अपनी राइट आई को यूज नहीं कर पाऊंगा। खैर कम से कम जिंदा तो बाहर निकल आया, यही बड़ी बात है। नॉर्मल थोड़ा तो मैं होश खो देता और जो भी था सब लगेगा कि उस पर टूट पड़ता, लेकिन एल्डर मून ने साथ दिमाग काम लेती रही और ओल्ड मैन को कमजोर जगह को टारगेट करके मेरे अटैक्स को सपोर्ट करती रही। इसी वजह से हम तब तक टिक पाए जब तक वो आया नहीं। जो भी हो ये काफी सरप्राइजिंग है। शायद पिछले 20 सालों में वही पहली फीमेल एक्सपर्ट है जो युवान मुआ के सामने टिक सकती है। ये सब इतना बुरा कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि आखिर लॉर्ड ऐसा कैसे हो सकता है। काफी डिवाइन फिजिकन बोलती है लगता है तुम सब उसके काफी करीबी थे, तुम सब दुख में हो, लगता है उसके आसपास अच्छे लोग थे इसीलिए सब रो रही हैं। फिर अपना एल्डर बोलता है मैं ये बात पहले भी कहा थी, लेकिन जो मेडिकल रिक्वेस्ट है, तभी हमारे एल्डर को बहुत दर्द होता है और काफी हैरान होता है। बाहर के गार्ड देख के अपने मन में सोचता है क्या ये उनसे कंसर्न है? यहाँ का माहौल पक्का अजीब लग रहा है। तभी डिवाइन फिजिकन बोलती है तुम्हें लगभग 7 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए, इसीलिए बस आराम करो। एल्डर यांग तुमने भी अभी एक चीज नोटिस कर ली होगी है ना? लगता है कोई हमें देख रहा है। एल्डर युआन ऐसा क्यों होगा? जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब ही उनसे हमारा सामना हो गया था। तभी हमें पुराना सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे अटैक हो रहा होता है और दोनों एक दूसरे को अटैक करके पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लुके हुए वॉरियर से मिरर के, और वो लोग पूछते हैं कि तुम आखिरकार कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो? तभी एल्डर बोल रही होती है मैं यहाँ पे डिवाइन फिजिकियन से मिलने आ रही हूँ। फिर बाकी लोग देखते हैं उस टेबलेट को और बोलते हैं सॉरी हम कुछ ज्यादा रूड हो गए थे, और फिर हमारा स्लोटली उसने जेट पेंडल को देख के हमें आने दिया, पर अचानक से काफी सारे एक्सपर्ट्स आ गए और हम पे अटैक कर दिए, और उस एक्सपर्ट में से ओल्ड मैन भी था, और एक झटके में उन्होंने सभी को मार दिया। और बाकी 2 वॉरियर्स ने सभी को मारते हुए, उस ओल्ड मैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं उससे मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी। तभी एक स्ट्राइक आके उन्हें रोक देता है। जब तुमने भी मदद मिली है तो क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन थे? क्या उसका नाम शायद, हाँ मुझे पक्का लगता है तुम्हें पहले ही सुना होगा, वार्डन सेक का एल्डर वार्डन स्वॉर्ड विशवन। वो एक मशहूर मास्टर है जो सभी फेंसर में फेमस था। उसकी मदद से ही हम यहाँ तक आ पाए हैं, लेकिन जैसे ही तुम देख रहे हो हम डिवाइन फिजिकल को मना नहीं पा रहे। उसका बिहेवियर को देखकर लगता है कि जरूर कोई छुपा हुआ रीजन है। अच्छा है कि वार्डन शॉर्ट को अभी तक पता नहीं है कि हम कौन हैं, लेकिन वो कब तक अनजान रहेंगे? आखिर हमारे ग्रुप में 2 एविलेंट्री रियलम के मास्टर हैं, हो सकता है उसे पहले से सब पता हो और वो हमें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है, इसीलिए शायद वो कॉन्टेक्ट कट कर दिया है। हाँ ओनर का
डिसीज पहने उस बुढ़े आदमी और उसके ग्रुप की वजह से जो एबनॉर्म स्वॉर्ड वैली को घेरे हुए थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कौन ना हम नोबल जोंग फैमिली का घर या माउंट वेल्डिंग चले जाएं, और अगर डिवाइन फिजिकल प्रिंसिपल लगभग कंप्लीट कर चुकी है तो एक ही जगह रुकने की जरूरत नहीं लगती। भले ही ये बस ब्लू साइक्स के नाम पर हो, लेकिन एक लिमिट होती है जैसे क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि हम कहाँ हैं, तो बस टाइम की बात है जब वो अटैक करने आ जाएंगे। हमें तुम्हारी बात मानकर मूव करना चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल ये है, तुम्हें उनकी मदद क्यों की? वो पक्का या तो डिमोनिक कल्ट से हैं या किसी विलन ग्रुप से। वो सही कह रहा है, जो आदमी मास्क पहने अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है वो काफी सस्पिशियस है, और वो भी डिवाइन फिजिकल को चाहता है। लगता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के थॉट कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम उन्हें एक शील्ड की तरह यूज करेंगे ताकि उन लोगों को रोका जा सके और डिवाइन फिजिकल को माउंट वार्निंग ले जाए। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम कुछ शोर देख रहे होते हैं और काफी सारे स्लाइड्स देख रहे होते हैं, और ये होता है अपना युवान, जो कि टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है और बोलता है, मुझे लगभग 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरी तरह नहीं जो सिर्फ एक कंप्लीट मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक मास्टर करके रुक गया। फाउंडिंग हेवनली डिवन ने सुप्रीम साइबर गॉड की टेक्निक से एलाइटमेंट पाई और कुछ नए ट्राई किया, लेकिन आखिरकार में वो भी फेल हो गया। शायद ये बॉडी की लिमिट की वजह से था। सुप्रीम साइबर गॉड की टेक्निक तभी पूरी होती है जब इंसान अपनी ह्यूमन लिमिट तक पहुंच जाता है। चाहे कोई मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट बॉडी के साथ ही क्यों ना पैदा हुआ हो, इंसान की लिमिट होती है। इसीलिए नतीजा ये निकलता है कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी बात अलग है, मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि मैं इंसान के लिमिट से आगे निकल चुका हूँ। इसीलिए मैं फाउंडिंग हेवनली डिमन के एक्सपीरियंस वाले मूवमेंट को कॉपी कर पाया हूँ। ये बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि ये अभी भी कंप्लीट टेक्निक नहीं है, इसीलिए जो काम फाउंडिंग हेवनली डिमन ने किया उसके बेस पर मुझे दोनों चीजों को खुद कंबाइन करना पड़ेगा। बेसिकली मैं एक बिल्कुल नया मूवमेंट बना रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डिमन हेवनली स्वॉर्ड आर्ट पहले से ही परफेक्ट बैलेंस्ड है। ठीक है, फिर चलो एक बार और ट्राई करते हैं। और फिर हमें नरेटर बताता है, च्युअन यू ने नैनो की सिमुलेशन यूज करके स्वॉर्ड टेक्निक एनालाइज की, लेकिन वो सिर्फ एनालाइज से सीखा नहीं जा सकता, वो अपनी लिमिट तक जाकर खुद को झुकाना चाहता है। इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से टेक्निक को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर हमारा युवान थक जाता है। 2 घंटे बीत गए जब उसने बार बार अलग अलग तरीके से ट्राई किया, फेल हुआ और फिर से ट्राई करता रहा। आखिरकार हेवनली डिमन स्वॉर्ड आर्ट को लगातार यूज करने की वजह से वो पूरी तरह से थक चुका था। तभी युवान अपने मन में सोचता है, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक और लिमिट ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहा, मुझे दोनों को बीच में किसी तरह बैलेंस बनाना होगा। हाँ सही है, मुझे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक के सारे पार्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस टूट रहा है तो कुछ पार्ट्स हटा देना ही सही है। खुद को बांध कर रखने में कोई फ्रीडम नहीं होती, बैलेंस के लिए फ्रीडम जरूरी होती है, और यही तभी पॉसिबल है जब खुद को बंद करके बजाय खोल दिया जाए। तभी नरेटर हमें बताता है, उस पल युवान के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और हैरान कर देने वाला था। तभी हम युवान का बॉडी देखते हैं जो चमकता है। एवोल्यूशनरी रिल्म ये तब तक अचीव होता है जब कुछ पहले से तुम्हारे पास था उसके एक साथ अनफेयर कर लिया जाता है। जो मास्टर एवोल्यूशनरी रिल्म तक पहुंच जाता है वो अपनी सारी इनर एनर्जी को एक बना सकता है, लेकिन इससे भी ऊपर एक लेवल की कंट्रोल करके खुद को फ्री करने से रिलेटेड होता है। जब बाहर और अंदर के परफेक्ट बैलेंस बन जाता है और तुम की को पूरी तरह से फ्रीली कंट्रोल कर पाते हो, तो मार्शल आर्टिस्ट इसे को कहते हैं मिस्टिक रिल्म। हमारा सीन डिवाइन फिजिकल का शेल्टर का होता है, जहाँ डिवाइन फिजिकल बोल रही होती है, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? मैं काफी बिजी इंसान हूँ, पता है ना तुम्हें। युवानसाई थाउजेंड, मुझे आप तक एक मैसेज पहुंचाना था। मैसेज? वो कौन सा मैसेज? ये तो सुबह होने से पहले या फिर सुबह ही जो भी जरूरी चीजें हैं पैक करके निकलना होगा। निकलना होगा मतलब एडमंड फोर्ट वैली छोड़ देना? हाँ बिल्कुल सही। ये तो वो बात ही नहीं है जो तुमने एग्री की थी। मुझे तो यहाँ रिसर्च करनी थी तुम्हारी कंडीशन मानने के बदले में, और जैसे ही प्रिंसिपल कंप्लीट होता तुम हमें निकलना था। मुझे पता है, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है था। क्या बदल गया? तुम्हारा मतलब एडमंड फोर्ट वैली के बाहर वाले लोग? वो लोग तो हमेशा से ही वहाँ होते थे, अब अचानक अपना फैसला क्यों बदल रहे हो? तुम खुद जानते हो कि ये सिचुएशन अलग है, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर प्रिंसिपल कंप्लीट होने से पहले तुम्हें किडनैप कर लिया गया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तुमने मार्शल आर्टिस्ट के लिए मदद करने का वादा किया था, कृपया हमें इजाजत दो कि हम तुम्हें बुराई से बचा सके। तभी इसमें डिवाइन फिजिकल काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन सामने वाला मुस्कुरा रहता है और बोलता है, हम कल सुबह होने से पहले निकलेंगे। और लेकिन डिवाइन फिजिकल का रूप देखते काफी गुस्से में निकल जाती है। फिर कोई और आता है गेट में और उसको अंदर बुलाता है और पूछता है कि आखिर बाहर सिचुएशन कैसा है। वैली के आसपास जंगल में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिख रहा है, उनकी गिनती भी बढ़ रही है। हाँ हमें जल्दी करनी होगी। क्या प्लान के मुताबिक उन्हें
बात के तौर पर उसे यूज करेंगे। हाँ, वो बेड के लिए परफेक्ट होगा। जैसे ही डिवाइन फिजिकल रेडी हो जाएगी तुम तुरंत निकल जाएंगे। जिधर देखो वही मुसीबत है। आखिर वो वार्डन से स्टेज और बाहर वाले लोगों में फर्क ही क्या है। चाहे मैं मना भी कर दूं ना तो वो मुझे जबरदस्ती घसीट के लेके जाएंगे। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जगह जहाँ मेरी फैमिली ने पैदा से रहना बसाया उसे छोड़ना पड़ रहा है। तभी डिवाइन फिजिकल अपने बुक स्टोर की तरफ देखती है और एक बुक निकालती है और बोलती है, प्रिंसिपल कंप्लीट करने के लिए मुझे ये चीज जरूरी है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि डिवाइन फिजिकल बिजी है। ये बात समझ में नहीं आती कि वो एक बार देख भी नहीं सकती, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तभी डिवाइन फिजिकल बोलती है, आखिर बाहर क्या हो रहा है। बाहर वाला गार्ड बोल रहा होता है, कुछ नहीं, तुम जो कर रहे थे वही करो। कितना क्रूल हो तुम, एक बीमार पेशेंट को ऐसे छोड़ दोगे। फिर डिवाइन फिजिकल उसके पल्स चेक कर रही होती है। बाकी बाहर वाला जो गार्ड होता है बोलता है, क्या कुछ गड़बड़ है। डिवाइन फिजिकल बोल रही होती है, मुझे इसको क्लोज से देखना पड़ेगा और तुम सब लोग अंदर आओ। तभी गार्ड बोलता है, ठीक है तब ले जाओ अंदर इन्हें। तभी डिवाइन फिजिकल नीचे रखती है और बोलती है, तुम सब कोई बाहर जाओ। हमारा हॉबैंग बोल रहा होता है, चलो चलो यहाँ से सब के सब निकलो। गार्ड्स बोल रहा होता है, कि तुम कर क्या रहे हो, हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन लोग को। हमारा हॉबैंग गुस्से में बोलता है, तुम्हारी माँ की आँखी साखी ना का, चलो के चलो यहाँ निकलो, ज्यादा दिमाग खराब मत करो। एक लड़की का शरीर तुम देखना चाहते हो। हैं दोनों के दोनों गार्ड बोल रहे होते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर तुम ऐसा बात क्यों बोल रहे हो। तभी डिवाइन फिजिकल बोल रही होती है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ तुम सब के सब, समझ नहीं आता तुम लोग एक बार में। तभी दोनों गार्ड सुनते हैं और बाहर आ जाते हैं। हमारा हॉबे अंदर से बंद करता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमारा सीन युवान की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपने मन में बोलता है, मेरी की लगभग लिमिट पे आ चुकी है। नेचुरली एनर्जी के सांस के साथ अब्सॉर्ब करने की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। हाँ, मूवमेंट्स अभी प्रॉपर बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अटैक्स 2 से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मैं अब एवोल्यूशन रिल्म के टाइम से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। ये सच है, किस्मत का जबरदस्त साथ है। मैं मिस्टिक हेवन रियल तक पहुंच चुका हूँ। हाँ, अब मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस था। मून और बाकी लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं मर गया हूँ, मुझे जल्दी करनी होगी, लेकिन इस पत्थर की दीवार पर चढ़ूंगा कैसे। और युवान ऊपर देखता हुआ बोल रहा होता है, आखिर मुझे कोई रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन कोई तो रास्ता नहीं दिख रहा है। जैसे ही युवान अपने स्वॉर्ड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि पुराने होते हैं और वो टूट जाते हैं, जिससे कि युवान नीचे गिरने लगता है। और तभी अपना व्हाइट स्वॉर्ड को निकालता है और काफी अपने आप को रोक लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि अगर पैर रखने की जगह में मिल जाए तो मैं बिना प्रॉब्लम ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं हवा का ध्यान ही नहीं रखा और इसी वजह से फेल हो गया। क्यांगोंग का एक्सपर्ट हेड हर गार्डियन भी ये काम नहीं कर पाता। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यही एक सेफ तरीका है। तभी हमारा सीन डिवाइन फिजिकल का शेल्टर का होता है, जहाँ पे दूसरा आदमी बोल रहा होता है कि आखिर तुमने क्या बोला। डिवाइन फिजिकल लगता है निकलने की तैयारी कर ले चुकी है। अच्छा, मान लेता हूँ वो अभी सो रही होगी। उन पर 5 लोग नजर रख रहे हैं, टेंशन मत लो। अगर तुम फिर से परेशान हो तो मैं एक ऊपर और चेक कर लेता हूँ। जाओ डिवाइन फिजिकल को और वॉच करो, सीक्रेट पैसेज में ले आओ, मैं सेट के डिसाइपल को संभाल लूंगा। समझ गया। जब तक उन्हें समझ आएगा हम लोग काफी दूर जा चुके होंगे। अगर वो साफ ग्रेस्टोन और सिक्योरिटी सिस्टम हटा देते हैं तो बाहर वाले लोग तुरंत अटैक कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है दुश्मनों को दुश्मन पर छोड़ने के। तभी गार्ड चेक करने आ रहा होता है अपने डिजाइन फिजिकल को, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसने जितने गार्ड को छोड़ा होता है वो सब उसे नहीं दिख रहे होते। और तभी वो अंदर आके देखता है और बोलता है, अच्छा तो यहाँ तो सभी के सभी सो रहे हैं, लगता है सबके सब वॉचर्स भी हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो गेट खोलता है और बोलता है, ये सब के सब जिन्हें मैंने छोड़ा था उन्हें देखने के लिए, ये सब तो वही लोग हैं, आखिर यहाँ पे सब के सब क्यों सो रहे हैं। वो काफी शॉक्ड होता है अपने लोगों को सोता हुआ देख के और बोलता है, हमने तो उनको नींद वाली दवाई दी थी तो वो सोए नहीं, या वो दवाई वर्क नहीं किया। तभी अपने लोगों को बोल रहा होता है, सब के सब यहाँ और उन सबको ढूंढो। बाकी फिर दरवाजा तोड़ के हमें पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लोग और आता है जो कि कमरा चेक कर रहा होता है और एक लोग बताता है कि ये मर चुका है। दूसरा बंदा हैरान होता है और काफी गुस्से में बोल रहा होता है, जल्दी जाओ और डिवाइन फिजिकल को ढूंढो, चाहे जो हो जाए। बाकी लोग बोल होते हैं, क्या डिवाइन फिजिकल को ढूंढना है। मैंने कहा वार्डन बेड की तरफ से एक ऑर्डर है, जल्दी जाओ और उन सबको ढूंढो। बाकी लोग बोल होते हैं, यस सर। और हमें दिखाया जाता है एंट्रेंस का, जहाँ डिवाइन फिजिकल का शेल्टर का सीक्रेट है, यहीं से आना जाना हो रहा होता है। हम देखते हैं बाकी लोग काफी दम लगा के खोलने का कोशिश कर रहे होते हैं और काफी गुस्सा रहे होते हैं। तभी कोई आता है और बोलता है, पेशेंट्स रूम से जो 6 लोग डिवाइन फिजिकल सब गायब हो चुके हैं। हमने सबको ऑर्डर दे दिया है कि पूरे एरिया में अच्छी तरीके से तलाशी लो। ताकि सामने वाला जोर से पैर पटकता है और गुस्से में बोलता है, सभी के सभी को सर्च करो, वो लोग तो सीक्रेट पैसेज के एंटर्स तोड़कर ऑलरेडी भाग चुके हैं। तुम ये बात कैसे कह सकते हो, क्या सीक्रेट पासवे, क्या तुम कह रहे हो डिवाइन फिजिकल ने हमें धोखा दे दिया है। तभी साथ वाला गुस्सा आ जाता है और बोलता है, वहां से हटो, कंट्रोल सिस्टम टूट चुका है, अब हमारे पास बाहर निकलने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मास्टर अंकल, वो लोग गन पाउडर यूज
यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, टेंशन मत लो। उस एड्रेस पर सिर्फ ग्रेवस्टोन वाली और कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी लगी हुई है, उन्हें तोड़ना बिल्कुल टाइम लगेगा। बाकी कोई चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन हमारे पास आ चुके हैं। तभी ये गुस्सा आ जाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा प्लान पूरा का पूरा उस गेम रोजी ने बर्बाद कर दिया और उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। तभी हमारा सीन युवान के ग्रुप का होता है, जो कि हॉबेन बोलता है हे बाहर काफी शोर हो रहा है, लगता है वो कमीने लिंक पर अटक चुके हैं। अच्छा है ना, तुम्हारी अच्छी एक्टिंग की वजह से हम डिवाइन फिजिकल को चुपके से निकाल पाए, अच्छा काम किया हॉबेन तुमने। तभी हम देखते हैं डिवाइन फिजिकल हमारे बेग के ऊपर रहती है और बोलती है तुम काफी कमजोर लड़के हो यार। बेग बोल होता है ये सच में इतनी ज्यादा भारी और इतने सारे मसल्स है, और हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पे बोल रही होती है डिवाइन फिजिकल तुम मुझे अपनी पीठ पर लेके जाओगे, और काफी गुस्सार होता है। फिर बेग ये बोलता है क्या मैं, हाँ तो तुम क्या चाहते हो, एक वीक लड़की चल के जाए। तभी हमारी एल्डर बोलती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा नहीं तो वो हमारे पास आ जाएंगे। बेग बोलता है ठीक है। तभी वो सामने देखती है और हैरान होती है और बोलती है ये क्या, ये तो एग्जिट बंद हो चुका है। डिवाइन फिजिकल बोलती है हाँ ये ब्लॉक हो चुका है एक स्टोन से, तुम बस इसे पुश करो ये खुल जाएगा। तभी हमारी एल्डर उसे पुश करती है अपनी इंटरनल एनर्जी से, जो कि आगे गिर जाता है और बोलती है चलो ये रास्ता खाली हो गया। तभी वो सामने देखती है बहुत सारे लोग होते हैं। हमारा दूसरा एल्डर बोलता है लगता है उन लोग 20 से ज्यादा है, मैं आगे से लीड करूंगी, सब लोग मेरे बिल्कुल आसपास रहना। तभी हमारे एल्डर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसे सबको मुरली गाजर जैसे काटते हुए आगे जा रही होती है, और बाकी कोई पीछे से आता है और अपना सीटी बजाता है। फिर हम देखते हैं हमारे एल्डर पर अटैक लगने जा रहा होता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है जिससे कि वो अटैक दूसरे आदमी को लगता है, और हमारी एल्डर काफी घबराई होती है। तभी दूसरा अटैक आता है और उसे भी अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है और रोक के पलट देती है दूसरे अटैक में, और बोलती है ये फीलिंग तो। तभी हम बाकी लोगों को कूदते हुए देखते हैं और हमारे एल्डर को घेर देते हैं, और उसमें से एक हमारा बूढ़ा होता है जो कि ओनर होता है उस हाउस का, और बोलता है आके मुझे नहीं लगा था कि इस जगह पर सिर्फ एक ही एंट्रेंस होगी, क्या ये डिवाइन फिजिकल है, मुझे पता ही नहीं था कि डिवाइन फिजिकल इतना बुढ़ा और चालाक निकलेगा। तभी मून उस बूढ़े को देख के काफी गुस्साती है। तभी दोनों एल्डर्स अपने माइंड टू माइंड बात करते हैं। ये बूढ़ा एल्डर वो बुढ़ा आदमी अकेला ही संभालने का काफी मुश्किल हो रहा था, और जो उसके आसपास खड़े हैं वो उतने ही स्ट्रांग लग रहे हैं, वो कम से कम अर्ली एवोल्यूशन रियल तक होगा। फिर ओल्ड मैन बोलता है सेकंड बाजिएट लीडर, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा, तुम बाकी सबको हैंडल करो और डिवाइन फिजिकल को मेरे पास ले आओ। दूसरा आदमी बोलता है ओके सर। तभी ओल्ड मैन बोलता है चलो फिर शुरू करते हैं। तभी वो अपने एल्डर पर अटैक करता है, लेकिन अपनी एल्डर भी फाइट बैक करती है और बोलती है कि डिवाइन फिजिकल को प्रोटेक्ट करो चाहे जो भी हो जाए। तभी तीनों के तीनों डिवाइन फिजिकल के आसपास रहते हैं। तभी डिवाइन फिजिकल अपना बेग का बाल खींच रही होती है, वाह रे वाह क्या दर्द हो रहा होगा बेचारे को। तभी दोनों के दोनों अपने आपस में माइंड टू माइंड बात कर रहे होते हैं, हमें इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। दूसरा एल्डर बोलता है ठीक है फिर। तभी वो दूसरे एल्डर के पास आता है और बोलता है ओह तो तुम हाँ यहाँ पे हो, तो कैसा रहा, अब तुम दोनों मेरे से डील करो। तभी हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि मून पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मून उसको डॉज करके सीधा एक किक लगा देती है और बोलती है की कंट्रोल स्वॉर्ड, और तभी वो स्वॉर्ड को तोड़ता है और बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी दूसरा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं स्टोन वॉल शेक कर रहे होते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं वहां पर कोई है क्या। तभी बाकी सारे के सारे स्वॉर्ड आ रहे होते हैं और काफी हवा में लटके होते हैं, और सबको हैरान होते हैं स्वॉर्ड को ऐसा देखते हुए, और हम देखते हैं बहुत सारे स्वॉर्ड हवा में रहते हैं। बूढ़ा भी सोचता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और जब तक का सुबह हो चुका होता है हमारी मून भी देखती है, और मून देख के काफी ज्यादा खुश होती है, और हम दिखाया जाता है सिर्फ बाल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा युवान होता है जो कि आता हुआ और स्माइल करता है।